यूट्यूब चैनल अनमोल ठाकुर रिसर्च सेंटर में। तो हम लोगों ने दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्टार्ट किया था। दिल्ली पुलिस में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चनों को पिछले वाले वीडियो में देखा था और आज कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे जो रीजनिंग चैप्टर का। ठीक है, रीजनिंग चैप्टर का प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस के उसी को हमने स्टार्ट किया था इस चैनल पे। बात करते हैं प्रीवियस ईयर की। तो प्रीवियस ईयर एक ऐसा चीज़ है जो आप किसी भी एग्जाम को तोड़ सकते हो, क्योंकि जो फॉर्मेट होती है, जो सवाल पूछे जाते हैं उसी के अनुसार सारे किसी भी एग्जाम को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रीवियस ईयर के हिसाब से ही सवाल को पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ों की बात करेंगे आज। फिर से प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जिसको समझने का बेहतर ढंग से प्रयास कीजिएगा और हर चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि पहले क्वेश्चन के देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। पहला क्वेश्चन है आपका कि क्रिकेट की गेंदें हॉकी की गेंद से हल्की है। पहली बात, किसकी गेंदें? क्रिकेट की गेंदें हॉकी की गेंद से हल्की है और वॉलीबॉल की गेंद फुटबॉल की गेंद से हल्की है। वॉलीबॉल की गेंद फुटबॉल की गेंद से क्या है? हल्की है। और लेकिन टेनिस की गेंद से भारी है। तो निम्नलिखित में सबसे अधिक कौन है? ठीक है, इसके चार ऑप्शन दिए हैं। पहले हम इसको समझते हैं। क्रिकेट की गेंद हॉकी की गेंद से हल्की है। इसको क्या करें ना, सभी इस टाइप के क्वेश्चनों को ना, सभी जितने भी गेंदे हैं, चाहे जो कुछ भी हो, क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ें हो, उसको आप एक व्यवस्थित क्रम में लगा लें। उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें। ठीक है, देखो भैया, जैसे कि पहला लाइन है क्रिकेट की गेंद हॉकी की गेंद से हल्की है। तो मान लो क्रिकेट की गेंद यहाँ है। ठीक है, क्या है? ये क्रिकेट की गेंद है। ठीक है, अब किससे हल्की है? हॉकी से हल्की है। तो हॉकी गेंद इसके ऊपर होगा ना, भारी वाला को ऊपर लिखेंगे और हल्की वाला को नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ आ गया आपका क्या? हॉकी। ठीक है, यहाँ आ गया क्या? हॉकी। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन कह रहा है मेरा कि वॉलीबॉल की गेंद फुटबॉल की गेंद से हल्की है। वॉलीबॉल की गेंद फुटबॉल की गेंद से हल्की है, लेकिन टेनिस की गेंद से भारी है। तो फुटबॉल की गेंद बात करते हैं। तो फुटबॉल का गेंद कहाँ पे आएगा? फुटबॉल की गेंद सबसे ऊपर आएगा। कहाँ पे आएगा? फुटबॉल का गेंद आपका सबसे ऊपर में आएगा। यहाँ पे आएगा आपका फुटबॉल की गेंद। ठीक है, फुटबॉल की गेंद आपका कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया। ठीक है, कह रहा है फुटबॉल की गेंद किससे है? वॉलीबॉल की गेंद फुटबॉल की गेंद से हल्की है। तो फुटबॉल की गेंद हल्की है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या? वॉलीबॉल। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? वॉलीबॉल की गेंद आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वॉलीबॉल की गेंद आ जाएगा। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि लेकिन टेनिस की गेंद से भारी है। अब वॉलीबॉल टेनिस की गेंद से भारी है, तो अगर यहाँ वॉलीबॉल की गेंद है तो क्रिकेट की यहाँ पर क्या आ जाएगा? टेनिस की गेंद। क्या आ जाएगा आपका? टेनिस की गेंद। ठीक है, तो आप बताओ भैया कि सबसे भारी गेंद कौन सा है? आपके चार ऑप्शन भी दिए हुए हैं। पहला था हॉकी की। पहला ऑप्शन क्या है? हॉकी। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा ऑप्शन है आपका फुटबॉल की। दूसरा क्या है? फुटबॉल की। ठीक है, तीसरा क्या है आपका? मान लो टेनिस है। ठीक है, और चौथा मान लो आपका क्या है? वॉलीबॉल है। क्या है? वॉलीबॉल है। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए हैं। तो आपको पता है कि सबसे भारी गेंद कौन सा है? सबसे भारी गेंद आपका कौन सा होगा? फुटबॉल का, क्योंकि सबसे भारी गेंद कौन सा है? फुटबॉल का। टेनिस और क्रिकेट सबसे हल्की गेंद है, और हॉकी और वॉलीबॉल उससे टेनिस और क्रिकेट से भारी गेंद है, और सबसे भारी गेंदें कौन सी है? फुटबॉल की। तो यही पूछा था आपके क्वेश्चन में कि सबसे भारी गेंदें कौन सी थी? तो फुटबॉल की थी। इस टाइप के क्वेश्चन एक न एक क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, इतना याद रखिएगा। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन के बारे में हम लोग क्या करते हैं? चर्चा करते हैं और दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि रोहित का घर का दरवाजा पूरब की तरफ है। ठीक है, एक बार सारे क्वेश्चनों को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद एक एक लाइन करके समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे कह रहा है कि रोहित का घर का दरवाजा पूरब की तरफ है। घर के पिछवाड़े से वो सीधा 100 गज चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 100 गज चलता है, और उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है और 50 गज चलकर रुक जाता है। तो रोहित
जिस स्थान से चला था अब उससे कौन सी दिशा में है। इस वाले क्वेश्चन को अब पहली लाइन को पढ़ते हैं। पहली अब एक एक लाइन को समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि रोहित का घर का दरवाजा पूरब की तरफ है। एक थोड़ा सा हिंट दे दे आपको, इसका क्या उसको बोलते हैं डायरेक्शन का, तो ये हर किसी को पता होगा कि ये होता है उत्तर, ठीक है, ये होता है दक्षिण, ठीक है, ये होता है पूरब और ये होता है पश्चिम, ठीक है, ये हर किसी को पता है। ये होता है पश्चिम। अब इस वाली दिशा को कहते हैं उत्तर पूरब। क्या कहते हैं आपका उत्तर पूरब, ऐसे लिख रहे हैं समझ जाइएगा। इस वाली दिशा को कहते हैं क्या पूरब दक्षिण। इस वाली दिशा को क्या कहते हैं पूरब दक्षिण। और इस वाली दिशा को कहते हैं दक्षिण पश्चिम। इस वाली दिशा को क्या कहते हैं भैया दक्षिण पश्चिम, ठीक है। और इस वाली दिशा को क्या कहते हैं आपको उत्तर पश्चिम। क्या कहता है उत्तर पश्चिम, ठीक है। इस चीजों को, इसने डायरेक्शन को आपको पता है कि इस चीज को आप क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, ये सिंपल सी है, इसका बेसिक सा है। अब पढ़ते हैं पहला लाइन कि रोहित का घर का दरवाजा पूरब की तरफ है। रोहित का घर का दरवाजा किस तरफ है पूरब की तरफ है, ठीक है। मान लो यहाँ घर है, रोहित का घर यहाँ पे है, इसका दरवाजा किस तरफ है पूरब की तरफ है। और वहां से वो सीधे चलता है, कहाँ चलता है भैया वो सीधे चलता है और 100 गज यहाँ घर है, ठीक है। कहाँ पे घर है यहाँ घर है और सीधे चलता है कितने गज 100 गज। कितने गज चलता है 100 गज चलता है, ठीक है। 100 गज चलने के बाद वो क्या करता है आप दाएं मुड़ता है। कहाँ पर मुड़ता है दाएं मुड़ता है। दूसरी लाइन क्या कह रहा है कि घर के पिछवाड़े से वो सीधा 100 गज जाता है। अब बताओ घर का दरवाजा इस तरफ है तो उसका घर का पिछवाड़ा किस तरफ से होगा पश्चिम की दिशा में होगा। अगर मान लो आपका घर का दरवाजा मान लो ये पूरब है तो ये पूरब है, इसका घर का पिछवाड़ा कौन सा दिशा में होगा पीछे की तरफ होगा, यानी कि पश्चिम की दिशा में होगा। तो वहां से 100 गज चला, 100 गज चलने के बाद क्या कर रहा है फिर दाईं ओर मुड़ता है, चलता है फिर दाईं ओर मुड़ता है और 100 गज चलता है। अब मान लो आप इस दिशा में पश्चिम की दिशा से अगर दाईं ओर मुड़ोगे तो किस एरिया में जाओगे आप उत्तर की तरफ जाओगे। कहाँ जाओगे उत्तर की तरफ जाओगे। और कितना गज चला 100 गज चला। कितना गज चला भैया 100 गज आपको चला। और 100 गज चलने के बाद और उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है और 50 गज चलकर रुक जाता है। उसके बाद क्या कर रहा है बाईं ओर मुड़ता है। उत्तर की तरफ से अगर लेफ्ट हैंड जाएंगे तो किस तरफ जाएंगे, मान लो ये उत्तर है, इसका लेफ्ट हैंड कौन सा होगा ए वाला एंगल होगा। ये वाला एंगल इस तरफ से होगा तो कितना गज चलता है 50 गज चलता है, ठीक है। कितना गज चला 50 गज, लेफ्ट घूमकर 50 गज चला, ठीक है। अब आगे हमसे पूछ रहा है, आगे पूछ क्या रहा है देखो, आगे कह रहा है कि रोहित किस स्थान से चला था। रोहित किस स्थान से चला था अब उसे कौन सी दिशा में है। रोहित किस स्थान से चला था अब वो कौन सी दिशा में है। तो एक बात बताओ भैया, चला रोहित कहाँ से था यहाँ से, पहुंचा कहाँ पे है यहाँ पे, ये किस दिशा में है पश्चिम के दिशा में। अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बताओ किस दिशा में आएगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस किस दिशा में है। तो एक बात बताओ, रोहित का घर यहाँ है, ठीक है, वो चला यहाँ तक पहुंचा, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस किस दिशा में होगा। आपका ऑप्शन दिया था, पहला ऑप्शन था आपका साउथ और वेस्ट यानी दक्षिण और पश्चिम। दूसरा ऑप्शन था आपका, दूसरा ऑप्शन क्या था नॉर्थ और वेस्ट। दूसरा ऑप्शन क्या था नॉर्थ और वेस्ट। तीसरा ऑप्शन आपका क्या था, तीसरा ऑप्शन था साउथ और ईस्ट। तीसरा ऑप्शन क्या था आपका साउथ और ईस्ट। और चौथा ऑप्शन आपका क्या था भैया, चौथा ऑप्शन था नॉर्थ और ईस्ट। चौथा ऑप्शन क्या था नॉर्थ और ईस्ट। अब बताओ कि रोहित किस दिशा में है। तो रोहित जो दिशा का होगा उत्तर और पश्चिम की दिशा में होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस चीजों को समझ गए। देखिए इसी तरह से ना सारे सवालों का हल करेंगे और इसी तरह से समझने का हर चीजों का प्रयास करेंगे। एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कह दिए ना भैया कि किसी भी एग्जाम को तोड़ने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस चीजों को समझ गए। अब देखिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन को समझने का क्या करते हैं प्रयास करते हैं। स्लो मोशन में करिए।
चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन मेरा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखिए। पहले प्रत्येक दूसरे का अक्षर को काटते और फिर वो अक्षर चुनिए जो बाकी अक्षरों को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, इस चीजों को समझते हैं। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में क्या कीजिए, उल्टे क्रम में लिखिए। ठीक है, अब अंग्रेजी वर्णमाला कितने होते हैं, 26 होते हैं, ये आपको पता है। 26 कौन कौन से, ABCD जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला वो 26 लेटर होता है। जैसे कि देखिए, अब पहले 26 लेटर लिख लीजिए आसानी के लिए, एक बार समझा देते हैं उसके बाद बताएंगे। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z, ये 26 लेटर हो गए। ठीक है, अब 26 लेटर में क्या है कि कह रहा है कि इसको उल्टे क्रम में लिखिए। अब उल्टा क्रम का मतलब क्या, इस साइड से इस साइड तक। ठीक है, और उल्टे क्रम में लिखने के बाद कह रहा है कि पहले और प्रत्येक दूसरे अक्षरों को काटते जाए और फिर वो अक्षर चुनिए। अब बात करते हैं, अब एक एक अक्षर काटोगे तो क्या बचेगा, यहाँ से Z निकालोगे तो एक Z, Y हटा दोगे तो इसके बाद क्या आएगा, X आएगा। ठीक है, इसके बाद W हटा दोगे तो क्या आएगा, V आएगा। ठीक है, इसके बाद U हटा दोगे तो क्या आएगा, T आएगा। ठीक है, अब T के बाद S हटाओगे तो क्या आएगा आपका, R आएगा। R के बाद Q हटा दो तो क्या आएगा आपका, यहीं पर काटते हैं। ठीक है, R के बाद Q हटा दोगे तो क्या आएगा आपका, T हटा दोगे तो क्या आएगा, O आएगा। ठीक है, T हटा दोगे तो क्या आएगा आपका, O आएगा। और यहां से क्या हटाओगे, O हट गया तो बचा क्या आपका R P, यहाँ पे P रहेगा, O हट जाएगा तो N के बाद क्या, M हटेगा। ठीक है, L बचेगा, L के बाद K हटेगा, J बचेगा, J के बाद I हटेगा तो क्या बचेगा, H बचेगा, H के बाद G हटेगा तो क्या बचेगा, F बचेगा, और F के बाद E हटेगा तो क्या बचेगा, D बचेगा, और D के बाद C हटेगा तो क्या बचेगा, D, और D के बाद A बचेगा। ठीक है, इतना ही बचेगा, आपको पता है। अब देखिए, अब इसमें क्या है, कितने लेटर है, अब इसको एक नंबर में लिख लीजिए। Z, X, V, T, R, P, N, L, J, H, F, D, B। ठीक है, इतना लेटर हमने लिख लिया। अब इतना लेटर जब हमने लिख लिया तो कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 6 और 6 हटा दो, बचा क्या, बीच में कौन सा आंसर, N वाला। N क्या होगा, मेरा राइट आंसर ऑप्शन में था आपका, 4 ऑप्शन दिया था। एक पहला ऑप्शन था N, दूसरा ऑप्शन था आपका L, तीसरा कुछ भी दे दो आप B दे दो, और चौथा कुछ भी दे दो आप D दे दो। तो बचा कौन सा, एक नंबर वाला जो आंसर था मेरा करेक्ट आंसर था। ठीक है, इस चीजों को समझ गए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में एक ना एक जरूर पूछा जाएगा, और जरूर 100% इस टाइप के क्वेश्चन को हर साल पूछा गया है और इस बार भी आपको पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि पक्षी, मछली, ठीक है, पक्षी, मछली और हवाई जहाज। क्या है, हवाई जहाज। ठीक है, अब इसके आगे का आपको बताना है, क्या करना है, इसके आगे का आपको बताना है कि इसके आगे का क्या होगा। ठीक है, इसके आगे का क्या होगा ये आपको बताना है कि इसके आगे का आंसर आपको क्या होगा। ठीक है, यही है। तो देखिए इसके 4 ऑप्शन थे, इसके 4 ऑप्शन कौन सा थे, इसके 4 ऑप्शन थे, पहला था मुर्गी, दूसरा था मगरमच्छ, तीसरा था नाव और चौथा था जलपोत। इसका पहला था मुर्गी, दूसरा था मगरमच्छ, ठीक है, तीसरा था आपका नाव और चौथा था आपका जलपोत। ठीक है, ये 4 ऑप्शन थे। अब बताओ मछली, सॉरी पक्षी,
पक्षी कहाँ उड़ता है? हवा में, आकाश में पक्षी उड़ता है और हवाई जहाज भी उड़ता है। लेकिन जिस तरह पक्षी सजीव है, हवाई जहाज क्या है? निर्जीव है। ठीक है, इसको इससे रिलेशन करते हैं कि दोनों कहाँ उड़ते हैं? आसमान में ऊपर उड़ते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर पक्षी क्या है? सजीव है। यहाँ पर पक्षी क्या है आपका? सजीव है। और हवाई जहाज क्या है आपका? निर्जीव है। क्या है आपका? निर्जीव है। उसी तरह मछली क्या है? मछली रहता है कहाँ? पानी में। पानी में मछली क्या है? सजीव। मछली क्या है? सजीव। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर तो एक निर्जीव आएगा ना, एक क्या आएगा? निर्जीव आएगा। और मछली क्या है? सजीव। और एक मुर्गी क्या है? सजीव है। ये तो होगा नहीं। मगरमच्छ क्या है? सजीव है। ये होगा नहीं। ठीक है, नाव है, नाव निर्जीव है, लेकिन नाव कहाँ रहता है? पानी के ऊपर। नाव कहाँ रहता है? पानी के ऊपर। तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। बचेगा क्या? जलपोत। जलपोत क्या रहता है? जिस तरह मछली पानी के अंदर रहती है, जलपोत भी निर्जीव चीजें हैं जो पानी के अंदर रहती है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? जलपोत इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है सेम इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 वैसा ही है। जैसे कि देखिए, जैसे कह रहा है कि निरक्षरता और शिक्षण और रोग। क्षरता, शिक्षण, शिक्षण और क्या है आपका? शिक्षण और क्या है आपका? रोग। क्या है आपका? रोग। अब इसके आगे की आपको बताना है, इसके आगे क्या होगा। पहले इसका ऑप्शन लिखते हैं। ऑप्शन है पहला शिक्षक, डॉक्टर, स्टेथोस्कोप और दवाई। इस पहला है इसका ऑप्शन शिक्षक, दूसरा है डॉक्टर, तीसरा है स्टेथोस्कोप और चौथा है आपका दवाई। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है? एक सिमिलरिटी है। निरक्षरता के सही उपाय क्या है? शिक्षा। जो निरक्षर है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको शिक्षित करने के लिए क्या करेंगे? शिक्षा देना पड़ेगा। उसके लिए क्या जरूरी है? शिक्षण जरूरी है। अब यहाँ पर रोग है। अब रोग के लिए क्या जरूरी होगा? शिक्षक तो जरूरी नहीं होगा, शिक्षक को कैंसिल करते हैं। डॉक्टर की बात करते हैं तो डॉक्टर तो इलाज करता है। क्या करता है? इलाज करता है। रोग उसको सही नहीं कर सकता। डॉक्टर इलाज करके रोग तो सही नहीं कर सकता, तो इसकी ऑप्शन कैंसिल। ये स्टेथोस्कोप से तो सबको पता है, ये होगा नहीं। किसी भी रोग को सही करने के लिए क्या चीज चाहिए? दवाइयाँ की जरूरत होती है। डॉक्टर भी दवाइये की बात करता है कि हाँ, ये दवाई खाने से आपका ये रोग क्या होगा? सही होगा। ठीक है, इस चीजों को समझ गए तो दवाइयाँ आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा आपका? डॉक्टर दवाइयाँ होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक आपके स्क्रीन पे होगा कि एक मैट्रिक्स, एक मिसिंग नंबर आपको पता करना है कि मिसिंग नंबर क्या होगा। तो उस चीजों को बनाते हैं, यहाँ पर उसी फिगर को ड्रॉ करते हैं कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, और उसके बाद इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए ए जेड, पहला क्या? ए जेड, दूसरा क्या? बी एक्स सी वाई, बी एक्स सी वाई। ठीक है, तीसरा क्या है? बी एक्स सी जेड डी एक्स, बी एक्स सी एक्स, बी एक्स सी जेड डी एक्स, सी जेड है, सी जेड और डी एक्स। ठीक है, अगला क्या है? अगला है आपका सी एक्स डी वाई और क्वेश्चन मार्क, सी एक्स
डी वाई और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। आपके 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन कौन सा? ए जेड बी वाई, पहला ए जेड, दूसरा बी वाई, तीसरा क्या है? ई जेड, तीसरा क्या है आपका? ई जेड, और चौथा क्या है आपका? चौथा है आपका डी जेड। चौथा क्या है आपका? डी जेड। अब देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करते हैं और किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे फंसते हैं। मिसिंग नंबर जो टाइप के क्वेश्चन होता है उस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे फंसते हैं और बहुत सारे, लेकिन इसमें समझने की बात है, थोड़ा सा समझने का प्रयास है। एक चीज समझना है, एक स्टेप समझना है, उसके बाद ये सारे क्वेश्चनों को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं और आसानी से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करें। जैसे ए जेड बी एक्स और सी वाई, ए जेड और बी एक्स। अब इस दोनों में कॉमन चीज देखिए, ए से बी +1, जेड से एक्स, एक्स वाई जेड, ए से बी +1। ठीक है, अब बात करते हैं बी एक्स और सी वाई का। अब बी एक्स और सी वाई को देखिए, अब इस दोनों में क्या? +1, बी और सी क्या है? +1, एक्स वाई जेड। ठीक है, अब आ जाइए दूसरे वाले फॉर्मेशन पे, बी वाई और प्लस सी जेड। अब इस दोनों में देखिए क्या है? +1, क्या है? +1। ठीक है, +1 हो रहा है। अब सी जेड और डी एक्स, अब डी एक्स को देखिए, अब इसमें क्या है? इसमें भी क्या हो रहा है? 1 बढ़ रहा है, +1 हो रहा है। अब आते हैं तीसरे वाले पे। तीसरे वाले क्या है? सी एक्स और डी वाई, सी एक्स और डी वाई, इसमें भी क्या? +1। ठीक है, सी और डी क्या? +1, एक्स और वाई क्या? +1। ठीक है, अब बात करते हैं अगला। अब इसमें +1 करना पड़ेगा। अब +1 करोगे तो क्या करोगे? अब डी से ई पर जाओगे ना, डी से ई पर जाओगे। ए बी सी, डी के बाद ई आता है, एक्स वाई, और वाई के बाद क्या आता है? जेड आता है। तो आपका ऑप्शन ई और जेड, आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या आ जाएगा? ई और जेड। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज किया हुआ है और कुछ नहीं है। ठीक है, इस थोड़ा सा हल्का सा चेंज है और इसमें कुछ नहीं है। जैसे कि देखिए सेम इसी तरह से क्लियर बनाया हुआ है मैट्रिक्स, आपके स्क्रीन पर होगा इस टाइप का क्वेश्चन। ये देखिए इस टाइप से बनाया हुआ है और इसमें दिया हुआ है क्या क्या दिया हुआ है? A3C2B5, A3C2B5। ठीक है, अब ये दिया हुआ है। उसके बाद दिया है B6A8C14, B6A8C14। ठीक है, अब अगला दिया हुआ है C9B3 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, C9B3 उसके बाद क्या? क्वेश्चन मार्क। अब इसके ऑप्शन पहले लिख लेते हैं। ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, A12, A10, A12, दूसरा A10। ठीक है, तीसरा आपका दिया हुआ है ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन क्या है आपका? A14 और A9, A14 और A9, A14 और A9। अब ये ऑप्शन दिया हुआ है। देखो अब हर चीज को ना, आप जब भी क्वेश्चन ये मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन आ जाए, ये मैट्रिक्स टाइप के क्वेश्चन आ जाए, तो आप 2-3 तरह के दिमाग लगाइएगा। पहले इस तरह से सोल्व करने का सीधा प्रयास कीजिएगा, फिर इस साइड से सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अब इस वाले में क्या था? इस टाइप से सोल्व कर रहे थे इधर से, लेकिन इसमें क्या है? इसमें थोड़ा दिमाग लगाओगे ना भैया तो इससे सोल्व होगा। जैसे बता दूं, जैसे A3C2, अब देखो A3 और C2। ठीक है, अब ये दोनों मिलकर क्या बन गया? 3 और 2 5, क्या बन गया? 5। तो बन गया क्या बना? B5, क्या बना? B5 और 3 + 2 = कितना होता है? 5, तो 5 आ गया। अब देखो B6 और A और 8। ठीक है, अब ये दोनों मिलकर क्या बना? 8 और 6 14, यानी कि C14। ठीक है, अब देखो 8 + 6 कितना होता है भैया? 14 होता है, तो C14। ठीक है, अब C9 और B3,
अब B3, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ऑप्शन में तो सीधा सीधा बता दिया कि ए वाला लेना है, ऑप्शन जब भी आएगा ए वाला आएगा, ठीक है। यहाँ पर ABCD का कोई लोचा ही नहीं है, बस लोचा है तो नंबर का। यहाँ पर नंबर कितना आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा, तो सेम उसी तरह कर दो। ए का तो ये लिख जाएगा क्योंकि ऑप्शन में ए ही दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद 9 + 3 कितना, 9 और 3 12, तो यहाँ पर 12 कितना हो जाएगा, 9 + 3 कितना होता है भैया 12, तो आपका ऑप्शन नंबर कितना, एक जो है आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट और राइट आंसर होगा, ठीक है। इस चीजों को समझ गए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वृद्ध आदमी का लड़का मेरे लड़के का चाचा है, तो वृद्ध आदमी मेरा क्या लगता है। कह रहा है कि सही समझिए, वृद्ध आदमी मेरे लड़के का चाचा है, वृद्ध आदमी मेरे लड़के का। अब बात हो रहा है स्वयं का, तो पहले खुद के बारे में जान लेते हैं। मान लो ये आप खुद है, यानी कि स्वयं है, ठीक है। आप तो होंगे ना। अब आगे आते हैं, वृद्ध आदमी का लड़का मेरे लड़के का चाचा है, ठीक है। वृद्ध आदमी का लड़का, अब इसका लड़का स्वयं का मेरे लड़के का, अब इसका लड़का कहाँ आएगा, इसका नीचे आएगा। मान लो ये इसका लड़का है, ठीक है। अब इसका लड़का है और आगे कह रहा है कि लड़का, वृद्ध आदमी का लड़का मेरे लड़के का क्या है, चाचा है। अब इसका, इस लड़के का चाचा इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, चाचा यहाँ आएगा। इस लड़के का इसका भाई होगा। यहाँ तक समझ में आ गया, क्या होगा, इसका भाई होगा, यानी कि लड़का, ठीक है। अब बात करते हैं उसका क्या कर रहा है, वृद्ध आदमी मेरा क्या लगता है। जब इसका पहली लाइन में दिया था कि वृद्ध आदमी का लड़का मेरे लड़के का चाचा है, तो वृद्ध आदमी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब बात करते हैं इसके और इसके में क्या संबंध है, तो इसका और इसके में जो संबंध है पिता का संबंध है। किस चीज का संबंध है, पिता का संबंध है। आपके ऑप्शन नंबर जो होगा पिता, वही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। वो स्वयं था, उसका लड़का यहाँ था, इसका भाई ये हुआ, यानी कि लड़के का चाचा, इसका चाचा हुआ, ठीक है। अब इस चाचा के पिता कौन थे, वृद्ध जो व्यक्ति थे, लेकिन ये दोनों भाई है ना, तो इसको और इसके क्या संबंध है, वृद्ध और जो स्वयं में था वो पिता का संबंध है, ठीक है। इस चीजों को समझ गए, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आराम से समझिएगा, एकदम प्यार से समझिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्योंकि मैं हर प्रीवियस ईयर की सारे क्वेश्चनों को लेकर आया है, सारे क्वेश्चनों को समझाने का, सोल्व करने का प्रयास किया है। कि मैं बार बार बोलता हूं, किसी भी एग्जाम को तोड़ने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और टेस्ट, और आप मॉक टेस्ट देते रहिए, उसके इससे बेहतर कहीं भी तैयारी नहीं है, ये सबसे ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि रूप ओमवीर का भाई है, मीना रूप की बहन है, राम हेमू का भाई है, हेमू ओमवीर की पुत्री है, ठीक है। और श्याम मीना के पिता है, और हेमू श्याम से क्या रिश्ता है, ठीक है। और कह रहा है रूप ओमवीर का भाई है, ठीक है। रूप क्या है, ओमवीर का भाई है, ठीक है। अब मान लो यहाँ ओमवीर है, ये कौन हो गया आपका, ओमवीर, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ओमवीर हो गया। अब आगे आते हैं, रूप क्या है, ओमवीर का भाई है। इसमें एक चीज रखिएगा कि पुरुष के लिए हम त्रिभुज का यूज करेंगे, ठीक है, और स्त्री के लिए सर्कल का यूज करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, रूप ओमवीर का क्या है, भाई है, तो भाई कहाँ आएगा, इस वाले में भाई यहाँ पर आएगा, तो ये हो जाएगा कौन, रूप। रूप के लिए, पुरुष वाले के लिए किस चीज का, त्रिभुज का, तो ये हो गया रूप, ठीक है। अगली लाइन को पढ़िए, मीना रूप की बहन है, ठीक है। अब मीना जो है रूप की क्या है, बहन है, तो इसका बहन वाले के लिए किस चीज का यूज, स्त्री का, सर्कल का। मीना रूप की बहन है। अब अगले लाइन पढ़ते हैं, राम हेमू का भाई है, राम क्या है, हेमू का भाई है, और ओमवीर की पुत्री है, ठीक है। ओमवीर की पुत्री है, ओमवीर की पुत्री कौन है, हेमू, ओमवीर की पुत्री कौन है, हेमू। अब हेमू और राम क्या है, हेमू
राम क्या है, हेमू का भाई है, तो इसका भाई कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। राम पुरुष है तो ट्रायंगल का यूज, ठीक है। राम पुरुष है तो किसका यूज, ट्रायंगल का यूज, ठीक है। अगले लाइन पढ़ते हैं, श्याम मीना के पिता है। श्याम मीना के पिता है, पिता आएगा तो कहाँ पे, ऊपर वाले में, ऊपर वाले का यूज, ये क्या है, श्याम, क्या है, ये क्या है, पिता, ठीक है, ये क्या है, पिता है। तो कह रहा है कि हेमू श्याम से क्या रिश्ता है। चार ऑप्शन थे, चार ऑप्शन कौन सा है, पिता का, दूसरा क्या है, दूसरा ऑप्शन है आपका नाना का, तीसरा ऑप्शन क्या है आपका, आपका है मामा का, और चौथा दादा का। तीसरा ऑप्शन मामा का और चौथा किस चीज का, दादा का, ठीक है। अब बताओ, कह रहा है कि हेमू श्याम से क्या रिश्ता है। तो आप एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा, एक पांचवा ऑप्शन देते हैं कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं है। चलो ये ऑप्शन हम अपने से दे दिए कि निर्धारित नहीं है, क्या है, निर्धारित नहीं है। समझ में आया, क्या है कि निर्धारित नहीं है। तो आप बताओ, एक चीज हमें ये बता दो कि, एक चीज हमें आप ये बता दो, हमें ओमवीर के बारे में पता ही नहीं है कि ये पुरुष है या स्त्री है। जब तक ओमवीर के बारे में हमको पता नहीं होगा तो श्याम से, हेमू श्याम से क्या रिश्ता है, इसके बारे में हम कैसे पता कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पांचवा, निर्धारित नहीं है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। क्योंकि इसके जेंडर के बारे में, इसके लिंग के बारे में हमें जानकारी नहीं है कि क्या होगा, ठीक है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। जैसे कह रहा है कि यदि मंगलवार के महीने में, स्क्रीन पर होगा, पढ़ लीजिए, यदि मंगलवार महीने की 4 तारीख को आता है तो 24 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। कह रहा है कि मंगलवार महीने के कितने तारीख को आता है, 4 को आता है। अब बताओ, 4 को एक मंगलवार आया, ठीक है, 4 को क्या आया, मंगलवार। तो अगला मंगलवार कब आएगा, 11 को आएगा, आएगा ना जी। अगला मंगलवार कब आएगा, 11 को आएगा। फिर अगला मंगलवार कितने को आएगा, 18 को आएगा। फिर अगला मंगलवार कितने को आएगा, आपको 25 को आएगा। लेकिन हमको बताना कब का है, 24 के 3 दिन बाद। क्या कह रहा है आपको कि 24 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा होगा। एक अंक ज्यादा चलेगा, यानी कि 25 को अगला मंगलवार आएगा। लेकिन इसको याद रखिएगा, तो हम कहां से जोड़ेंगे, हम 24 से ही जोड़ेंगे, क्योंकि 7 दिन प्लस ये है ना, तब तो मंगलवार पता चलेगा। 7 दिन के बाद ही तो आएगा मंगलवार, 6 दिन पर आएगा क्या, 7 दिन के बाद ही आएगा मंगलवार, ठीक है। तो देखिए, अब 24 तारीख के 3 दिन बाद क्या होगा। जैसे 24 और 3 कितना होता है आपको, 27, 27 होता है। 24 और 3 कितना होगा, 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। लेकिन हमको मंगलवार से 2 दिन की बात किए हैं, क्योंकि 25 को मंगलवार आ रहा है, ठीक है, 25 को मंगलवार आ रहा है। तो 1 माइनस करके आपके बात करें तो मंगलवार का 2 दिन के बाद कौन सा आएगा, बुध और गुरुवार। कौन सा दिन आएगा आपका, गुरुवार, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। और गुरुवार का दिन आपका सही जवाब होगा और करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखिए, आज की क्लास में इतना ही था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चनों को हमने देखा, कुछ क्वेश्चनों को सोल्व करने का क्या किया, प्रयास किया। और कल की क्लास में देखेंगे और आगे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कल की क्लास में समझने का प्रयास करेंगे। और क्योंकि किसी भी दिल्ली पुलिस की जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं, पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चनों को समझाने का और कराने का प्रयास किया और सारे क्वेश्चनों को करने का प्रयास किया। और मॉक टेस्ट लगाते रहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम को तोड़ने के लिए बहुत है, ठीक है। तो इसीलिए, और बिहार एसएससी का वैकेंसी आ रहा है, इतना पता है कि 10-11 हज़ार समथिंग में कुछ वैकेंसियाँ आ रही है।
ये बिहार एसएससी का बहुत दिनों के बाद एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो उस चीज़ों का प्रयास करिए। और बिहार पुलिस कांस्टेबल का एडमिट कार्ड आ चुका है, तो उसकी भी एग्ज़ाम शुरू होने वाली है, तो आप बेहतर तैयारी कीजिए। आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।